हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, आई होप आप लोगों ने सेशन 1 जिसमें हम लोगों ने 22 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो जरूर देखा होगा। और बहुत सारे बच्चों के फीडबैक्स आए कि सर बहुत 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 बेनिफिट हुआ। उस 22 मिनट के सेशन के अंदर हमने सारी एडजस्टमेंट रिकॉल कर ली। सो गाइज, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ सेशन 2 करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कंसोलिडेशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई विल बी टेलिंग यू उसकी जर्नल एंट्री, आई विल बी टेलिंग यू उसका ट्रीटमेंट, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एंड आई विल ट्राई कि हम इस वीडियो को 30 मिनट के अंदर कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट को एक ही जगह पे लाकर समझ सके। राइट, चलिए। तो गाइज, आप सबको मालूम है कि जब भी हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ रूल्स, अगर आपको याद हो तो हम उसको फॉलो करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल रूल नंबर 1, आपको ये चेक करना होता था कि आपने उस कंपनी को कब एक्वायर करा। डेट ऑफ एक्विजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती थी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन हमें पता चलता था कि जो भी प्रॉफिट या रिजर्व्स का हिस्सा था उसमें से कितना पोर्शन प्री में जाएगा और कितना पोर्शन पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। एंड प्री और पोस्ट एक्विजिशन में डिस्टिंक्शन क्यों किया जाता है, आई होप सबको मालूम है। क्योंकि जो पोस्ट एक्विजिशन होता है वो रेवेन्यू नेचर में होता है, वो डायरेक्ट सीबीएस में जाता है। और जो प्री एक्विजिशन वाले जो प्रॉफिट्स या रिजर्व्स होते हैं उन्हें हम स्ट्रेट अवे एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर गुडविल निकालने के लिए। राइट, ठीक है सर। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूर चेक करा करो कि सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी ने किस दिन एक्वायर करा था। राइट, अब इसमें आपको याद होगा हमने 3 केसेस पढ़े थे। केस 1 आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन होती है वो यहां पर होती है, यानी कि एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। यानी कि मान लो आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की और आपका डेट ऑफ एक्विजिशन भी 31 मार्च यानी कि उसी दिन का था। तो गाइज ये सबसे सिंपलेस्ट केस होता था। क्यों? क्योंकि इस केस में जो भी पी एंड एल, जो भी रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिखाए जाते थे इन सब्सिडरी बुक्स, वो सारे के सारे प्री एक्विजिशंस होते थे, क्योंकि वो पहले से ही कमाए गए थे। आपने कुछ भी नहीं करा, आप तो अभी अभी आए हो। याद आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो भी पी एंड एल, जो भी रिजर्व आपको सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में दिखता था, वो एंटायर पी एंड एल, एंटायर रिजर्व को हम क्या बोलते थे? प्री एक्विजिशन। और उस प्री एक्विजिशन वाले पोर्शन में जितना भी होल्डिंग का शेयर होता था, क्या उसे हम एडजस्ट करते थे जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि गुडविल निकालते थे। क्या सबको याद आ गया? यस सर। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप अगर मान लो साल के शुरू में आए हो, यहां पर आए हो, तो डेफिनेटली यहां पर कुछ प्रॉफिट आपका प्री बनता था और कुछ प्रॉफिट आपका पोस्ट बनता था। तो हम प्री और पोस्ट में डिवीजन करते थे एंड आफ्टर डिवाइडिंग इन प्री एंड पोस्ट हम उसको होल्डिंग माइनॉरिटी में डिवाइड करते थे। और तीसरा केस होता था जब आपकी एंट्री होती थी साल के बीच में। बीच का मतलब जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल बीच में, बीच का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर आप कभी भी बीच में टपक गए। तो अब यहां पर क्या होता था कि इसके आगे का पीरियड सारा पोस्ट होता था और पीछे का सारा क्या होता था? प्री होता था। क्या सबको याद आ रहा है? यस सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग मानी जाती है प्री पोस्ट की, क्योंकि इसी के बेसिस पर क्या हमें पता चलता है कि कैपिटल नेचर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स कौन से हैं और रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स कौन से हैं। मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं, बिकॉज ये जब मैं ये 30 मिनट की सीरीज चला रहा हूं, सो आई एम अज्यूमिंग कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कंसोलिडेशन पढ़ लिया है एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट इन 30 मिनट्स। राइट, सो अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने आज तक कंसोलिडेशन पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिकॉज आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिकॉज ये सारी चीजें अगर हम रूटीन बैच में कराते हैं तो हम 12-14 क्लासेस लेते हैं। हमने जब रिवीजन कराई तो भी मैंने 6 से 7 घंटे की रिवीजन कराई है। आप वहां पे जाके देखोगे तो शायद आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रूटीन बैच, रिवीजन बैच करे हुए हैं एंड नाउ दे वांट क्रक्स कि सर एक बारी पूरा का पूरा याद करा दो ताकि हम एग्जामिनेशन के अंदर चैप्टर को रिकॉल कर सके। राइट, चल।
तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन चेक करो, और डेट ऑफ एक्विजिशन को चेक करने का लॉजिक मैंने बता दिया, टू फाइंड आउट रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। दूसरा जो पॉइंट होता है और वो होता है टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कि आपका कंपनी में कितना परसेंट होल्ड है। सपोज करो अगर आपका 80% होल्ड है किसी कंपनी में, तो बाकी का जो 20% होल्ड होता है उसको हम नाम देते हैं माइनॉरिटी। याद रखना माइनॉरिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन अगर आपके पास है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो जिनके पास होगा वो कौन होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, राइट। तो इस तरीके से डेट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये 3 स्टेप हमें पहले करने होते हैं। बच्चा कहता है सर परसेंटेज ऑफ होल्ड कैसे निकलेगा, तो दैट वाज वेरी सिंपल। अगर आपको याद हो तो उसके लिए आपको ये कहा जाता था कि आपको एक जो बैलेंस शीट दी होगी उसके अंदर पहले आपको चेक करना है कि एस लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है। सपोज करो यहां पर आपको एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल 10 रुपए के हिसाब से दी हुई है 10 लाख। और अगर मैं कहूं कि एस लिमिटेड के अंदर एच लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, सपोज करो अगर मैं पूछूं यहां पे कितने शेयर हैं, तो इट इज वेरी क्लियर दैट देयर आर 1 लाख शेयर्स, राइट। अगर मैं कहूं आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स आपने 60,000 शेयर्स को एक्वायर करा हुआ है, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है कितनी, 60,000 शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो क्या मैं इसको ऐसे मान के चलूं कि 1 लाख में 60,000 अगर आपने एक्वायर करे हैं, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ होल्ड होगा वो 60,000 आउट ऑफ 1 लाख इंटू 100, क्या ये 60% होगा। तो ऐसे में जो बचेगा पोर्शन वो क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। सिंपल हो गया ना। तो परसेंटेज ऑफ होल्ड and the balance whatever is left will be called as minority interest. I hope the point is clear to everyone. तो अगेन स्टेप नंबर 1 डेट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करो, वो हमेशा गिवन होता है, आपको क्वेश्चन को तमीज से पढ़ना होता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट कि कितना पोर्शन प्री पोस्ट होगा। सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ होल्ड, थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एंड देन देयर आफ्टर जो आपका चौथा स्टेप होगा वो ये कि आपको एक वर्किंग नोट ड्रॉ करना है। उस वर्किंग नोट के अंदर जो भी सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी का पी&एल और सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व और होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट, ये आपको बाहर वर्किंग नोट पे निकालनी है, राइट। तो जैसे मान लो शेयर कैपिटल दी हुई है 10 लाख, ठीक है, और यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख, और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करी है 8 लाख, राइट। अब आपको क्या करना है बेटा, मान के चलते हैं केस 1 देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, इन सबको पहले आपने प्री पोस्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना, प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। आफ्टर डिवाइडिंग इन प्री पोस्ट आपको इसको होल्डिंग माइनॉरिटी में डिवाइड करना है। एक बारी होल्डिंग माइनॉरिटी में डिवाइड हो गया, सारे माइनॉरिटीज जोड़ दीजिएगा, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसे हम कहाँ लेके जाते थे, सीबीएस में। और जितने भी प्री वाले पोर्शन थे, याद करो जितने भी प्री वाला पार्ट था, क्या उसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते थे क्योंकि वो कैपिटल नेचर था, और जो पोस्ट वाला पार्ट था इसे हम उठाकर, होल्डिंग का जो पोस्ट वाला पार्ट था क्या उसे हम सीबीएस में लेके जाते थे। आई होप ये स्टेप्स हमें याद हैं, बहुत बेसिक से स्टेप है ये, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया और अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो दोस्तों ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है, राइट। इसके अंदर बस आपको स्ट्रेट चलना है, आपको प्री पोस्ट में डिवाइड करना आना चाहिए, आपको होल्डिंग माइनॉरिटी में डिवाइड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि माइनॉरिटी सारे प्लस कर दो प्री पोस्ट वगैरह तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट दे देगा, और होल्डिंग वाला प्री वाला शेयर आप यहां ले आना और पोस्ट वाले शेयर को सीबीएस में ले जाना, राइट। तो जस्ट 9 मिनट के अंदर हमने बेसिक वाला कंसोलिडेशन के स्टेप तो समझ लिए। नाउ कम टू वन नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एडजस्टमेंट्स। दोस्तों अगर आपको याद हो तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको गिवन होती हैं, इनमें से कुछ एडजस्टमेंट्स आपको याद होगा हम उनको नाम देते थे पोस्ट सीबीएस। सर ये क्या होता है, पोस्ट सीबीएस का मतलब होता है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बाद में इन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट आपको लेना होता था। अब इनमें कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट्स थी जिन्हें आप पोस्ट सीबीएस में लेते थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला था इंटर कंपनी ओइंग्स। अब ये इंटर कंपनी ओइंग्स का मतलब क्या होता है, जब आपने एक दूसरे से कोई ट्रांजैक्शन करी है और आपकी बुक्स में
मेरी बुक्स में आपका नाम एज अ डेटर है और आपकी बुक्स में मेरा नाम एज अ क्रेडिटर है। तो इंटर कंपनी ओइंग्स का मतलब होता है जब हमारे डेटर क्रेडिटर्स कॉमन होते हैं, राइट। यानी कि मैंने आपको कुछ माल बेचा है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और आप भी कह रहे हो हाँ मैंने पैसे देने हैं। तो दोस्तों इसको हम कॉमन ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। अब बच्चा कहता है सर कॉमन ट्रांजैक्शन का क्या करना है हमें। मेरे प्यारे दोस्तों इस कॉमन ट्रांजैक्शन की ना हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, दैट इज क्रेडिटर डेबिट टू डेटर्स। अब ये एंट्री क्या है प्लीज ध्यान से सुनेंगे। आपको क्रेडिटर और डेटर दोनों में से माइनस करना होगा जो भी हमारा कॉमन अमाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि डेटर और क्रेडिटर में 2 लाख के डेटर ऐसे थे जो एस लिमिटेड ने लेने थे फ्रॉम एच लिमिटेड। तो बेटा जी 2 लाख के एस लिमिटेड के डेटर और 2 लाख के एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स, क्या ये कॉमन है? इनको दोनों तरफ से माइनस कर दो। क्लियर है या नहीं? तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर डेबिट टू डेटर्स, राइट। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इसको अगर हम याद करो चेक या कैश इन ट्रांजिट बोलते थे। अब कई बार क्या होता है कि एस लिमिटेड कह रहा है कि मैंने आपसे लेना है 2 लाख, लेकिन एच लिमिटेड कह रहा है कि नहीं मैंने तो आपको 1.5 लाख देना है। इसका मतलब इंटर कंपनी ओइंग्स तो है लेकिन अमाउंट मैच नहीं कर रहा। एक आदमी कह रहा है मैंने 2 लेना है और एक आदमी कह रहा है मैंने 1.5 लेना है। तो मेरा एक सवाल है, अब यहां पर जब हम बात करते हैं एक कह रहा है 2 और एक कह रहा है 1.5, तो आपसी जो सहमति है यानी कि कॉमन अमाउंट जिसपे दोनों सहमत है वो 1.5 लाख हो गया। और कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसपे लड़ाई हो रही है? 50,000 के पीछे लड़ाई हो रही है क्योंकि जो मिसमैच कर रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जितना अमाउंट कॉमन होगा यानी कि जो मैच करेगा उससे तो आपने सेम एंट्री पास कर देनी है, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स। ठीक है जी। तो क्रेडिटर और डेटर दोनों में से वो कॉमन अमाउंट जो आपस में मैच कर गया वो माइनस कर दीजिएगा। अब जो अमाउंट मैच नहीं हुआ यानी कि ऐसा अमाउंट जो मैच नहीं हुआ उसको हम यहां पे बोल देंगे अनकॉमन अमाउंट और यू कैन से मिसमैच्ड अमाउंट, यानी कि जो आपस में मैच नहीं हुआ यानी कि मिसमैच्ड। अब ऐसे अमाउंट को आपने क्या करना है, आपने अज्यूम करना है कि एक आदमी ने पैसा या चेक दे दिया होगा लेकिन आप तक पहुंचा नहीं होगा। क्या वो इन ट्रांजिट पड़ा हुआ है? आंसर इज यस। तो उसको हम कैश या चेक इन ट्रांजिट बोलते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, अभी तो है। अब देखो जरा ध्यान से, चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू डेटर्स, जब मैं ये लाइन बोलता हूं चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू डेटर्स तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉमन अमाउंट है वो दोनों में से माइनस कर देना। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला 2, आपने बोला 1.5, तो हम दोनों में 1.5 लाख तो मैच कर गया। तो वो डेटर और क्रेडिटर दोनों में से मैच मिसमैच मतलब माइनस हो जाएगा। अब जितना अमाउंट मैच नहीं हुआ वो कौन सा था? 50,000। उसको हम चेक इन ट्रांजिट मानते हुए टू डेटर कर देंगे, यानी कि चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू डेटर। इसका मतलब डेटर में से माइनस और चेक इन ट्रांजिट के नाम से आपको दिख जाएगा। सर समझ जाओ ना क्या कह रहे हो? अच्छा ये देखो, सपोज करो ऐसे देखो, एच लिमिटेड के डेटर की लिस्ट में 2 लाख ऐसा है जो कि ड्यू हो रहा है फ्रॉम एस लिमिटेड और एस लिमिटेड की क्रेडिटर की लिस्ट में 1.5 लाख रुपया है जो कि ड्यू है टू एच लिमिटेड। आप इसको ऐसे समझो, एच लिमिटेड की डेटर की लिस्ट में 2 लाख ड्यू है कहां से? एस से। और एस लिमिटेड की क्रेडिटर की लिस्ट में 1.5 लाख रुपया ड्यू है किसको? एच लिमिटेड को। अब आप ऐसे समझ लो। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि मैंने 2 लेना है और ये कह रहा है मैंने 1.5 देना है। तो भैया पहले तो ये फिगर मिसमैच क्यों हुई? मिसमैच का पहले रीजन समझ लो। एस लिमिटेड ने 50,000 चेक भेजा होगा लेकिन अभी इसको मिला नहीं होगा, तो इसने जो भेज दिया तो इसने अपने अकाउंट में से माइनस कर दिया, लेकिन इसको मिला नहीं तो इसलिए इसने अभी भी अमाउंट 2 लाख दिखाया। सिंपल, ठीक है। अब क्या करें सर? करना कुछ नहीं है। इन दोनों में कॉमन अमाउंट कितना है सर? ऑफ कोर्स 2 और 1.5 में कॉमन छोटा ही होता है, 1.5 कॉमन हो गया तो 1.5 लाख। तो आप क्या करो, दोनों में से माइनस करो लाइक दिस। अब आप मुझे बताओ 1.5 में से 1.5 गया ये तो 0 हो गया और 2 में से 1.5 गया, यहां कितना बचा? 50।
ठीक है, लेकिन ये 50 किस नाम से दिख रहा है? डेटर के नाम से। तो वो कहता है कि जो 50 है ना वो मिसमैच्ड अमाउंट है, उससे भी आप एक एंट्री पास कर दो, चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू डेटर, यानी कि ये 50 भी माइनस कर दो तो डेटर 0 हो जाएगा, और चेक इन ट्रांजिट के नाम से बैलेंस शीट में दिखा दो। तो बैलेंस शीट में किस नाम से दिखेगा? चेक इन ट्रांजिट। तो क्रक्स ये है, क्रेडिटर खत्म, डेटर पूरा का पूरा 2 माइनस हो जाएगा, 50,000 क्या चेक इन ट्रांजिट के नाम से दिख जाएगा, फिनिश। वेरी गुड। तो तीसरी एडजस्टमेंट अब इसके अंदर और ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं ये पोस्ट सीबीएस एडजस्टमेंट्स होती हैं। पोस्ट सीबीएस का मतलब होता है कि पहले आप अपना पूरा सीबीएस ड्रॉ कर लो, जब आपका पूरा सीबीएस ड्रॉ हो जाए तो उसके बाद आपको इस एंट्री को पास करके लेजर इफेक्ट लेना होता है, राइट? ठीक है सर। सर तीसरी होती है अनसोल्ड या ऐसे लिखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है जो अनसोल्ड है, अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि अनसोल्ड है और उसका प्रॉफिट अनरियलाइज अगर पड़ा हुआ है तो वो भी हमें कैंसिल करना है। पहले तो इसका मतलब समझते हैं ये है क्या। देखो, सपोज करो कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कुछ गुड्स बेची थी बेटा, ठीक है, और ये 10,000 का माल आपने 2,000 प्रॉफिट यानी कि 12,000 में बेच दिया। सिंपल। तो आप मुझे बताओ एच लिमिटेड ने एक प्रॉफिट बुक करा होगा 2,000 का, यस और नो? भाई एच ने एस को माल बेचा और ऑफ कोर्स उसने उसके ऊपर 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि एस लिमिटेड की बुक्स में क्या स्टॉक इन ट्रेड 12,000 आएगा? यस। अब अगर मैं ये कहूं कि ये 12,000 में से 6,000 का माल अभी भी अनसोल्ड है, यानी कि मैंने जो माल दिया था उसमें से आधा माल अनसोल्ड है। तो जब सीबीएस बनेगी तो क्या ये वाला माल भी सीबीएस में क्लब होके दिखेगा, राइट? तो अब रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो। रूल कहता है कि अगर कोई भी माल अगर हमने आपको बेचा था और अगर उसमें से कुछ भी अनसोल्ड है तो उतने पोर्शन का जो प्रॉफिट होगा ना उसे अनरियलाइज्ड माना जाएगा। अनरियलाइज्ड क्यों माना जाएगा? देखो, मैंने आपको दिया बट आपने आगे नहीं बेच पाए तो बेटा वो प्रॉफिट तो फिर रियलाइज हुआ ही नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो कि मैं ना एक स्टेशनरी शॉप पे गया और वहां पे मैंने अपनी किताबें रखवा दी, ठीक है। 10,000 की किताबें थी, मैंने 12,000 में रखवा दी, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सर देखिए जो माल बिकेगा उसका प्रॉफिट आप ले लेना, अगर कुछ माल नहीं बिकेगा तो सर आपको वो वापस लेना पड़ेगा, यानी कि हम वो स्टॉक आपको रिटर्न कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं कि आधा माल बिका ही नहीं, अनसोल्ड है, तो फिर आधा प्रॉफिट जो मैंने गलती से रियलाइज करा होगा क्या वो अनरियलाइज हो गया? यस। तो यहां पर भी वो यही कह रहा है कि अगर होल्डिंग ने सब्सी को कोई गुड सोल्ड आउट करे जो कि कुछ पोर्शन या हो सकता है सारा ही अनसोल्ड है, तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट अनरियलाइज होगा तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, पी एंड एल डेबिट टू स्टॉक। यानी कि हम सीबीएस में पी एंड एल में से भी माइनस करेंगे क्योंकि हमने ज्यादा बुक कर लिया था, अब हम माइनस करके उसको रिड्यूस करेंगे और हम स्टॉक की वैल्यू को भी कम करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चा कहता है ये अमाउंट कैसे निकालोगे? तो इट्स वेरी सिंपल। देखो कैसे, 12,000 के स्टॉक वैल्यू पर आपने प्रॉफिट कितना लिया था? 2,000। उसमें से अनसोल्ड कितना है? 6,000। तो क्या 1,000 प्रॉफिट अनरियलाइज कहलाएगा? आंसर इज यस। तो पी एंड एल डेबिट टू स्टॉक 1,000 रुपीज से आपने सीबीएस के अंदर पी एंड एल से भी माइनस करना है और आपने स्टॉक में से भी माइनस करना है। क्लियर है? सो ये हमारी 3 एडजस्टमेंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस करी, और ये तीनों की तीनों एडजस्टमेंट्स कौन सी वाली है बेटा? पोस्ट सीबीएस वाली एडजस्टमेंट है। इसका मतलब
अगर ये तीन में से कोई भी एडजस्टमेंट पेपर में दिख जाती है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको स्टेप नंबर 1 में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्या, उसके बाद आपको इस एडजस्टमेंट को चेक करना है। क्लियर है? वेरी गुड सर। अब कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते थे प्री सीबीएस। प्री सीबीएस का मतलब होता है सीबीएस ड्रॉ करने से पहले क्या हमें इन एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेना पड़ता था। सब इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट थी याद करेंगे। इसके अंदर एक एडजस्टमेंट थी बोनस, एक थी हमारे पास डिविडेंड, और एक आ रही थी रीवैल्यूएशन। याद आ रहा है आपको? बोनस, डिविडेंड, रीवैल्यूएशन। अब बच्चा कहता है सर बोनस का क्या करते थे, डिविडेंड का क्या करते थे, और रीवैल्यूएशन का क्या करते थे? फटाफट से मेरे को बता दो, आप आ जाओ। सारे बच्चे प्लीज ध्यान रखना, कोई भी एडजस्टमेंट जब आपको दिक्कत कर रही होगी तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस करे हैं उससे रिलेटेड एक बार ही क्वेश्चन देख लेना, आपको याद आ जाएगा। देखो, डिविडेंड से रिलेटेड जब मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूं ना, तो आपको यहां पर बस देखना है कि डिविडेंड जो दिया है वो एस लिमिटेड ने दिया है टू एच लिमिटेड, यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड दिया। सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड दिया, और वो भी किसको दिया बेटा? होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड दिया। एक बात याद रखना, जब जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड देती है तो यहां पर पहले देखना होता है कि वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिया गया है या फिर वो आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दिया गया है। तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या चेक करना है? वेदर सच डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और इट इज गिवन आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो ये स्टेप नंबर 1 आपको चेक करना है। चलिए, अगर मान लो प्री में से दिया है तो आपको सब्सिडरी कंपनी के P&L में सबसे पहले जितना डिविडेंड बांटा गया है वो ऐड करना है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एस लिमिटेड को आपको ऐड करना है। यहां पर निकल कर आएगा टोटल प्रॉफिट्स, फिर टोटल प्रॉफिट को हम प्री पोस्ट में करेंगे डिवाइड, और फिर इस डिविडेंड को प्री में से वापस कर देना माइनस। इसका मतलब बस सिंपल सा क्या करना है आपको? डिविडेंड प्लस डिविडेंड माइनस। ठीक है जी, सेम चीज यहां पर भी करनी है दोस्तों, लेकिन बस यहां पर फर्क क्या होगा? कौन बताएगा क्या फर्क होगा? कौन बताएगा क्या फर्क होगा? बता दो क्या फर्क होगा। वेरी गुड, सही बोल रहे हो, डिविडेंड को पोस्ट में से माइनस करेंगे। वेरी वेल डन। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक बात है, यहां पे जो डिविडेंड प्लस माइनस हो रहा है वो कौन सा डिविडेंड हो रहा है? सब्सी ने जो एच को दिया था वो वाला, या टोटल डिविडेंड जो एस लिमिटेड ने डिक्लेयर करा था? यस, टोटल डिविडेंड जो एस लिमिटेड ने डिक्लेयर किया। अब कई बार आप देखोगे ना तो एग्जाम में ना आपको फंसाने के लिए ऐसे लिखेगा, देखो कैसे। मान लो होल्डिंग का 80% शेयर है और माइनॉरिटी का 20% शेयर, ठीक है, और लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1, एस लिमिटेड ने डिक्लेयर करा है डिविडेंड ऑफ 1 लाख आउट ऑफ प्री एक्विजिशन। तो कुछ नहीं है, 1 ऐड करना 1 माइनस करना, आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन 1 प्लस करके 1 माइनस कर देना, वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे लिखा हो, केस 2, एच लिमिटेड रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। अब मुझे बताओ, अब यहां पे बच्चा फंस जाता है। देखो, ये 80,000 जो है ना, ये एस ने डिक्लेयर नहीं करा, ये वो अमाउंट है जो एच को रिसीव हुआ है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये वो अमाउंट है जो एच लिमिटेड को रिसीव हुआ है तो ये 100% तो हुआ ही नहीं। तो ये कितना हो गया? 80%, क्योंकि आपका शेयर तो कितना है? 80%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जितना रिसीव किया वो क्या है, 100 तो नहीं है ना, 80 है, तो बेटा फिर आप यहां पे क्या ऐड करोगे? 80,000 करोगे? नहीं, तो आप यहां पे कैलकुलेट करोगे कैसे? एच लिमिटेड ने अगर 80,000 रिसीव करा है जो कि 80% के बराबर है, तो एस लिमिटेड ने डिक्लेयर कितना करा होगा? ध्यान से देख लो, एच का शेयर इन डिविडेंड अपॉन में परसेंटेज ऑफ होल्ड।
यानी कि 80,000 डिवाइड बाय 0.80, 1 लाख। समझ आ गया? तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है सर, इसका मतलब आप कह रहे हो कि डिविडेंड के अंदर हमें ये जरूर चेक करना है कि लाइन क्या लिखी हुई है। अगर तो ये लिखी हुई है कि एस लिमिटेड ने डिक्लेयर करा डिविडेंड टू एच लिमिटेड, या एस लिमिटेड ने डिक्लेयर करा टोटल डिविडेंड, तो बात खत्म है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है एच लिमिटेड ने रिसीव करा है, तो याद रखना फिर वहां पर आपको पहले 100% निकालना पड़ेगा, वो प्लस माइनस होगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? चलो बहुत बढ़िया। तो ये डिविडेंड का इफेक्ट खत्म हो गया। अब अगर आपको याद हो ना, तो डिविडेंड में ना जब भी आउट ऑफ प्री होता था तो हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते थे। याद करो, याद आ गया होगा आप। अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्यों और कब पास होती थी, याद करते हैं। सर होता क्या था कि जब भी डिविडेंड प्री में से दिया जाता था तो अक्सर ये होता था कि होल्डिंग कंपनी गलती से उस हिस्से को, अपने हिस्से को पी एंड एल में ले जाती थी। जबकि आप सबको मालूम है कि कोई चीज अगर आउट ऑफ प्री है तो वो तो फ्री फंड का होता है, और फ्री फंड का आपको अगर कुछ भी मिलता है तो दोस्तों वो आप पी एंड एल में नहीं ले जाते, क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना था। तो आपको यहां पे एक रेक्टिफिकेशन करनी होती थी, पी एंड एल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये जो एंट्री है ना, ये पास करते थे हम होल्डिंग के शेयर इन डिविडेंड से। याद रखना, प्लस माइनस जो आप कर रहे थे वो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड से कर रहे थे, और एंट्री जो पास कर रहे थे ये होल्डिंग के शेयर से एंट्री पास कर रहे थे, ना कि टोटल अमाउंट से। क्लियर है या नहीं? यस। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, एस लिमिटेड ने डिक्लेयर करा है 1 लाख का डिविडेंड और आपका हिस्सा है 80%, तो प्लस माइनस कितना होगा? 1 लाख। और ये वाली एंट्री कितने से होगी? 80,000 से। अब इस एंट्री का लेजर इफेक्ट भी देख लो, पी एंड एल डेबिट हो रहा है यानी कि पी एंड एल में से माइनस कर देना, टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस कर देना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस कर देना। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 20 लाख की, तो जितना डिविडेंड फ्री फंड का मिला तो उतने से आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। क्लियर है? वेरी वेल डन। तो आई एम होपिंग फॉर दिस डिविडेंड इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो आई एम लॉकिंग दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड को मैं बंद कर रहा हूं। कमिंग बैक टू बोनस, क्लास आधे घंटे से थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सुन लो ध्यान से। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं ना, अगर जहां मुझे लगा कि आप लोग इस वीडियो को देख नहीं रहे हो या आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो मैं इमीडिएटली इसको बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, और जहां मुझे लगेगा कि आप नहीं लेना चाह रहे ऐसा कोई बेनिफिट, देन आई विल नॉट बी गिविंग यू फर्दर वीडियोस, राइट? और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी आप लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी हिंट मिल जाएगा कि आपको अगला कौन सा चैप्टर मुझे कराना है, राइट? चलिए अब बोनस पे आते हैं। मान लो एस लिमिटेड ने एक बोनस डिक्लेयर करा है। ठीक है बेटा, इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी, क्या इफेक्ट ऑलरेडी टेकन या फिर इफेक्ट नॉट येट टेकन। देयर आर टू केसेस, इफेक्ट नॉट येट टेकन, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन। अगर तो इफेक्ट अभी तक आपने नहीं लिया है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, बोनस के लिए आप एक एंट्री पास करते हैं। मान लो आप पी एंड एल से बोनस दे रहे हो तो पी एंड एल डेबिट, अगर आप रिजर्व से दे रहे हो तो रिजर्व डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री होती है जब भी हम बोनस इशू करते हैं। याद रखना मैंने डायरेक्ट एंट्री पास करी है, ऑल्दो पहली एंट्री होती है बोनस टू शेयर कैपिटल एंड देन पी एंड एल एंड जनरल रिजर्व टू बोनस, बोनस बोनस कट जाता है, तो मैंने आपको नेट एंट्री दे दी है। अब यहां पर एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो पी एंड एल और रिजर्व मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये अगर तो बोनस आउट ऑफ प्री है तो प्री में से माइनस करना है, अगर पोस्ट है तो पोस्ट में से माइनस करना है, वेरी सिंपल। तो इफेक्ट नॉट येट टेकन में कुछ नहीं करना, आपको बस ये जर्नल एंट्री पास करनी है। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस जर्नल एंट्री, आइए चेक करते हैं।
सपोज करो, आपको याद होगा मैंने शुरू में बता दिया था कि वर्किंग नोट में आपने शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड बाहर निकाला होगा, आपने पी एंड एल जनरल रिजर्व सब बाहर निकाला होगा, यस और नो। तो मान लो यहाँ पे शेयर कैपिटल है 10 लाख और यहाँ पे पी एंड एल जो है वो 8 लाख है, जनरल रिजर्व 6 लाख है। ठीक है, मान लो हम 2 लाख का बोनस दे रहे हैं और वो भी आउट ऑफ प्री दे रहे हैं, तो आप पहले इसको प्री पोस्ट कर लो, 6 और 2 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्री में 6 है। तो जैसे ही मैं ये 2 लाख से बोनस की एंट्री करूंगा, यहां से 2 लाख माइनस और यहाँ पे 2 लाख प्लस, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी 12 और हमारा प्री प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 और हमारा पोस्ट हो जाएगा 2। समझ रहे हैं ना, मतलब प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। प्रॉफिट में से माइनस, कैपिटल में प्लस। ये तब है बेटा जब इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, सॉरी नॉट येट टेकन होता है। जब भी इफेक्ट नॉट येट टेकन, क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और उसके बाद जर्नल एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी और माइनस कर देना इधर प्रॉफिट और इधर रिजर्व, जहां से भी दिया गया होगा, प्री से दिया होगा तो प्री से, पोस्ट से दिया होगा तो पोस्ट से। लॉक कर दे, यस सर। नाउ अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है दोस्तों, अगर आप इफेक्ट ऑलरेडी ले चुके हो, सो अगर कंपनी ऑलरेडी इफेक्ट ले चुकी है देन व्हाट, तो ध्यान से सुनेंगे। अगर इफेक्ट ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहां पर आपको जर्नल तो नहीं पास करनी, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है जी, किसी तरह की कोई भी जर्नल एंट्री को हम यहां पर पास ऑन नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे सर, फिर आपने कुछ नहीं करना, आपको जो भी पी एंड एल दिया होगा उसमें एक बारी प्लस कर देना जितना बोनस है, क्योंकि इफेक्ट अगर ऑलरेडी टेकन है तो एंट्री पास हो चुकी है, पी एंड एल में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हम एक बारी बोनस का अमाउंट यहाँ पे प्लस करेंगे, प्री पोस्ट करेंगे, बोनस जो हमने यहाँ पे प्लस करा वो वापस माइनस करेंगे। अगर प्री से है, पोस्ट से होता तो मैं यहाँ से माइनस कर देता। सिंपल, बोनस एक बारी प्लस, बोनस एक बारी माइनस। लेकिन अगर आपको याद हो ना तो इसमें एक लोचा होता था, किसी को याद है? हाँ, क्या होता था बताओ? अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो फिर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते समय गड़बड़ होती थी। याद रखना, यहां पर आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते समय थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना होता था। सर वो क्या होता था? सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते समय ना आपको यहां पर क्या करना होता था, जैसे ओरिजिनल शेयर्स निकालने पड़ते थे। जब तक आपके पास ओरिजिनल शेयर्स इन एस लिमिटेड नहीं होंगे तब तक आप इसको नहीं निकाल पाओगे। तो मैं आपको ना एक सिचुएशन दे ही देता हूं। सपोज करो कि यहां पर एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल दी हुई है 10 रुपए ईच और यहां लिखा हुआ है 10 लाख। ठीक है बेटा, और आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है मान लो 6000 शेयर्स में इन एस लिमिटेड। अभी तक तो आप क्या करते थे, सीधा ही 1 लाख शेयर और यहां पर 60,000 कर लेते, तो 60% आप निकाल लेते थे। बट अब आप ऐसा नहीं करोगे, सोचो क्यों? अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो दोस्तों ये जो कैपिटल है ये ओरिजिनल कैपिटल नहीं है, ये आफ्टर बोनस इशू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द ओरिजिनल कैपिटल। वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। मान लो कंपनी ने बोनस दिया हुआ है 2 फॉर एवरी 3 शेयर हेड, 2 शेयर बोनस फॉर एवरी 3 शेयर, यानी कि कंपनी ने 2 शेयर का बोनस दिया है फॉर एवरी 3 शेयर। ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हो गया, ये जो 1 लाख शेयर है 10 लाख डिवाइड बाय 10, ये पोस्ट बोनस है, क्योंकि इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो इसका मतलब बोनस का इफेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पोस्ट बोनस, अगर मैं यहां पे बात करता हूं 2 शेयर बोनस मिलेंगे फॉर एवरी 3 ओरिजिनल शेयर, तो पोस्ट बोनस आपके शेयर कितने हो जाएंगे 5। तो आपने क्या करना है, डिवाइड बाय 5, ठीक है, ओरिजिनल प्लस बोनस, मल्टीप्लाइड आप कर दीजिए इसको विद 2। अब बच्चा कहता है ये क्या है, देखो अगर मैं इंटू 2 करूंगा तो निकल आएंगे कितने बोनस थे, अगर मैं इंटू 3 करूंगा तो निकल आएंगे कितने ओरिजिनल शेयर्स थे। 5 में से 3 ओरिजिनल थे ना, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 60,000 और आपने इन्वेस्ट भी कितनी करें 60,000। तो इसका मतलब आपका परसेंटेज ऑफ होल्ड कितना है 100%, माइनॉरिटी 0%। और अगर जो बच्चा ये चीज नहीं करेगा, क्या वो 60% निकालेगा? MI 40%, पूरा क्वेश्चन गलत। समझ आ गया? इफेक्ट अगर ऑलरेडी टेकन है
तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको यहाँ पे ओरिजिनल शेयर्स निकालने पड़ेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालना होगा। इज दैट क्लियर? ब्यूटिफुल। तो ये हमारा बोनस का काम भी खत्म हो गया। देन कम्स टू द लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज रीवैल्यूएशन। दोस्तों रीवैल्यूएशन में क्या होता था, आपको याद होगा, जैसे ही हम कंपनी को एक्वायर करते थे तो आते ही ना हम आपके एसेट्स को रीवैल्यू करते थे। अब दोस्तों आपको याद होगा कि रीवैल्यूएशन जब भी होगा तो दो ही बातें होंगी, या तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस। अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो आपको याद होगा हमने यहां पे क्या करा था, एसेट डेबिट टू P&L। और याद रखना, हम जो एसेट की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं या कम करते हैं ना, वो प्री वाले प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके जाते ही आपने रिवैल्यूएशन कर दिया तो जो भी एप्रिसिएशन आया, क्या वो फ्री फंड का था? और अगर वो फ्री फंड का था तो वो प्री एक्विजिशन में जाएगा, राइट? और दोस्तों इस बढ़ी हुई वैल्यू पे एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट पीरियड पे लगता था, तो उसकी एंट्री होती थी पोस्ट P&L डेबिट टू एसेट। ये है एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन फॉर पोस्ट P&L, राइट? तो चलिए एक छोटा सा केस ले लेते हैं। सपोज करो 2 लाख का एसेट रीवैल्यूड एट 2.5 लाख रुपए, तो आपने 50,000 से वैल्यू बढ़ा दी, तो आपने क्या करना है, ये एंट्री पास करनी है विद 50,000। और इस 50,000 पे अगर मैं कहूं डेप्रिसिएशन 10% है, तो 5,000 रुपए का आप क्या लगा देना, डेप्रिसिएशन। नेट इफेक्ट क्या होगा, एसेट में बढ़ाना, प्री P&L में बढ़ाना, एसेट में से घटाना, पोस्ट P&L में से घटाना। ये डेप्रिसिएशन इफेक्ट है और ये एप्रिसिएशन इफेक्ट है, दैट्स इट। क्या सबको क्लियर हो गया? यस प्लीज। चलो बहुत बढ़िया। सो आई एम होपिंग फॉर आपको सारी एडजस्टमेंट एक बारी में रिकॉल हो गई होंगी, ठीक है? और इसके अलावा भी अगर मुझे लगेगा कि कोई और एडजस्टमेंट या कोई पॉइंट है जो मुझे आपको बताना चाहिए था, वो मैं शॉर्ट वीडियो या रील की फॉर्म में आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है? और अब आपको मैं जाते जाते एक सिचुएशन आपको दे के जा रहा हूं। आपने मुझे बस ये बताना है कि कंपनी के अंदर आपका परसेंटेज ऑफ होल्ड कितना है। लिख लीजिए, शेयर कैपिटल 100 रुपए ईच, ये H है और ये S है, यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 10 लाख। S लिमिटेड डिक्लेयर्ड बोनस in ratio of 2:, या 1:4 कर लेते हैं। इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, ठीक है, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन। और H लिमिटेड ने यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो 6,000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। आपने मुझे बताना है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ होल्ड। याद रखना बोनस का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है, तो यहां से पहले ओरिजिनल शेयर्स निकाल लेना, ठीक है? जब ओरिजिनल शेयर्स आ जाए तो उसके बाद परसेंटेज ऑफ होल्ड निकाल लेना। कर लोगे? कर लेंगे सर, क्या बात करते हो, हल्के में ले रहे हो आप। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। और जो नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो नीचे कमेंट में बताइएगा, डेफिनेटली आई विल कम अप विद दैट वीडियो ऑल्सो, राइट? गुड बाय टू एवरीवन।